फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1823 से लेकर 1824 तक। तो मारवा अपने ऑफिस पहुंच चुका था और जल्दी से गाड़ी में उतरता है और अंदर की तरफ कदम बढ़ा देता है। उसके साथ ही चिराग भी उसके साथ ही था। दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ योगराज का बंगला। योगराज एक स्टडी टेबल के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठा था। इस टेबल पर एक कोने में कुछ किताबें लगी हुई थी तो वहीं बीच में एक छोटा सा फूलदान भी रखा हुआ था। योगराज अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर अपनी एक कोहनी को टेबल पर टिकाकर अखबार पढ़ने में मगन था। ठीक इसी वक्त गजेंद्र पाल वहां पहुंच जाता है और फिर अपनी कमर की तरफ से पेट का हाथ रखते हुए योगराज से कहता है, भैया जी, वह वकील साहब आपसे मिलना चाहता है। योगराज हैरान होते हुए कहता है, वकील साहब? गजेंद्र जवाब देते हुए कहता है, भैया जी, वह वकील साहब जो माँ साहिब को जानता है। अब योगराज लगभग संचय हो जाता है और अंदाज में कहता है, तुम विक्की की बात कर रहे हो? गजेंद्र, हाँ, मैं उसी विक्की की बात कर रहा हूँ भैया जी। हमने बहुत मना किया था, आप अभी किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन वह किसी भी तरह मानने को तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि बहुत ज़रूरी बात करनी है। जब हम उनको मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी रिक्वेस्ट हमसे डाली। फिर गजेंद्र पाल 1 मिनट के लिए चुप होता है और फिर अपनी बात को आगे कहता है, मैंने उनसे कहा था कि वो यहाँ पर भी नहीं है। अगर आएंगे तो उन्होंने किसी से भी मिलने के लिए मना कर लिया है। तभी वो कहने लग जाता है कि मुझे योगराज से मिलना है। आनाकानी करने लग गए तो हमने उनसे कहा कि भैया जी यहाँ नहीं है और उन्हें कहा है कि चाहे जो कर लो, मैं बिना योगराज से मिले नहीं जाऊँगा। मुझे अच्छी तरह पता है कि भैया जी योगराज यहीं हैं। उनके पास इस वक्त समझ की कोई भी कमी नहीं है। जब उनका मन करे तो वे मुझसे बात कर लें। इसके बाद वह ऑफिस में ही कुर्सी जमाकर बैठ गया। पिछले 3 घंटे से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। फिर एक पल खामोशी छा जाती हो, फिर गजेंद्र पाल अपनी बात को जारी रखते हुए दोबारा से कहना स्टार्ट करता है, इतने समय तक ये यहाँ बैठे बैठे वकील साहब को कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन उन्हें वहाँ बैठे देखकर हम जरूर परेशान हो गए हैं। अंत में जाकर जब हमने उनसे पूछा कि मुद्दा क्या है, वकील साहब कम से कम इतना तो बता दीजिए, तो मुस्कुराहट के साथ विक्की साहब बोले कि जाकर अपने भैया जी से माँ साहब के दीजिए कि बस आगे वो समझ जाएंगे। इसके बाद भी अगर उन्हें मिलने से मना कर दिया तो यहाँ से चला जाऊँगा। भैया जी वे तो अपनी बात कहकर दोबारा से शांतिपूर्वक अपनी ही जगह पर बैठ गई। लेकिन माँ साहब सुनकर हमने होश उड़ गए। हम दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। एक पल चुप रहने के बाद गजेंद्र पाल अपना सिर खुजाते हुए बड़ी ही परेशानी के भाव चेहरे पर लाते हुए दोबारा कहना शुरू करता है, भैया जी वह अपने साथ कुछ फाइलें भी लेकर आया है। यहीं बैठकर काम कर रहे हैं, मानो यहीं अपना ऑफिस जमा लिया हो। शायद ही वह पहले से ही जानते थे कि इतनी आसानी से आप उनसे नहीं मिल पाओगे। लगता है कि काफ़ी तेज है वह वकील साहब। गजेंद्र पाल की पर अब योगराज हंस पड़ता है, ठहाके लगाकर हा 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 हा, और फिर कहता है, अगर वकील साहब सीधे सीधे होते तो यहाँ नहीं होते। कुछ समझे? इस बार फिर से गजेंद्र पाल अपना सिर खुजाने लग जाता है और कहता है, भैया जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। योगराज कहता है, माँ साहिब के लिए काम करने वाले लोग सीधे सीधे होते हैं, लेकिन उनके अंदर कितना बड़ा राज छुपा होता है या उनके हाथों से बलि चढ़े चुके होते हैं। अगर दुश्मन से बच जाते हैं तो माँ साहब के हाथों से उन्हें कौन बचा सकता है? उनके जिंदा होने का मतलब है कि वे सीधे नहीं हैं। दूसरी, माँ साहिब के लिए काम कर रहे तो इसका सीधा सा मतलब है कि वे
जिंदा हैं और तेज हैं। और इन वकील साहब की तो बात ही कुछ और है। धरती पर नायाब नमूना है ये। अगर ये मजबूर ना होते तो कभी हमारे लिए काम नहीं करते। और बहुत काबिल और सच की सफ़ेद चादर ओढ़कर व्यक्ति हैं। माँ साहब ने न जाने कितने तिगड़म लगाकर काले रंग में रंगा है। वह गजेंद्र पाल पूछता है, तो भैया जी अब क्या करें? योगराज जवाब देते हुए कहता है, वकील साहब को सबकी नज़रों से बचाकर सबसे अंदर वाले कमरे में लेकर आओ, मैं वहीं पर आता हूँ। जी भैया जी, इतना कहकर गजेंद्र पाल वहां से चला जाता है। यह एक ऐसा कमरा था जिसमें जो और कमरा भी कहा जा सकता था, जिसके वहां होने पर ऐसा किसी भी दिखने वाले आम इंसान को नहीं होता। बहुत गिने चुने लोग थे जो उसके बारे में जानते थे। प्राय बड़े बड़े बिजनेसमैन और नेता अपने घरों में इस तरह के कमरे इस्तेमाल लोगों से बचने के लिए करते हैं। गजेंद्र पाल के चले जाने के बाद योगराज गहरी सोच में चला जाता है। गजेंद्र पाल के जाने के बाद योगराज योगराज अपनी तरह से यह अनुमान लगाने की पूरी कोशिश करता है वकील साहब के यहाँ आने का क्या कारण हो सकता है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद वह किसी नतीजे पर नहीं पहुँचता। अंत में वह सोचकर अपनी कुर्सी पर उठ खड़ा होता है, जो भी माजरा होगा कुछ ही देर में खुद सामने आ जाएगा। उसके बाद मैं तय कर लूँगा कि आगे क्या करना है। जब योगराज अपनी खुफिया कमरे में पहुंचा तो वह गजेंद्र पाल विक्की को वहां छोड़कर जा चुका था। इस वक्त विक्की दीवार पर टिकी हुई पेंटिंग की तरफ देखता है। इस वक्त विक्की की पीठ योगराज की तरफ थी और विक्की अपने दोनों हाथ आगे की ओर सीने के पास बांधकर विक्की उन कुछ पेजों को शांतिपूर्वक अपनी आंखों पे टकटकी लगाकर देख रहे थे। योगराज योगराज अपनी दोनों हाथ जोड़कर कहता है, नमस्कार वकील साहब, इस जनता के सेवक की याद करने की जहमत आपको कैसे उठी? मैं आपकी ये सेवा क्या कर सकता हूँ और आपके लिए मैं जितना हो सके उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करूँगा। योगराज की आवाज़ सुनकर विक्की उसकी तरफ घूम जाता है और विक्की व्यंग्य करते हुए कहता है, जनता के सेवक कहाँ हैं आप तो? मंदिर के पूजनीय मूर्ति हैं जिसके इंतजार में दर्शनों के लिए मैं अभिलाषित हो गया था कुछ घंटों के लिए, लेकिन हम धन्य हुए प्रभु जो मुझे आपके दर्शन हुए। योगराज कहता है, भाई वकील, आप आपसे वादा या विवाद मैं कैसे कर सकता हूँ? बातचीत में किसी को वकील से थोड़ी ना मैं जीत सकता हूँ। आप तो सच में ही वकील हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ कोई बहसबाजी नहीं करूँगा। आप जो कहे सब सही है। फिर भी हम यही कहेंगे, इस तरह हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आप तो जानते हैं कि हमारे सिर पर काम बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर किसी से मिलना संभव नहीं होता। आखिर सेवा जैसी पुण्य को हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं? गह हमारी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए क्षमा अब मांगते हैं। योगराज अपने दोनों हाथ एक बार फिर जोड़ लेता है। विक्की कहता है, सदा प्रार्थ्य तो हम हैं आपके कीमती वक्त में से कुछ समय चुराने के लिए, और वह भी बिना बताए। इसके बाद योगराज मुस्कुराकर अपना हाथ कुर्सी की तरफ करते हुए कहता है, बैठिए वकील साहब, कहिए आप क्या लेंगे, ठंडा गरम? पर विक्की कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, ठंडा या गरम लेने के जितना वक्त लगेगा उससे कम वक्त में अपनी बात को आपके सामने रख दूंगा। फिर योगराज कहता है कि विक्की साहब, आप सीधे तौर पर जो आपको बात बतानी है वो बताएं। विक्की, ठंडा या गर्म लेने में जितना वक्त लगेगा उससे भी कम वक्त मुझे अपनी बात जाहिर करने में लगेगा, लेकिन काम बहुत बड़ा है। पर मैं ये जानता हूँ कि ये बड़े बड़े काम आपके लिए बहुत छोटे होते हैं। ये सुनकर योगराज एकटक होकर विक्की की ओर देखता रहता है। विक्की सिर्फ मुस्कुराता रहता है। एक पल के बाद अपनी बात को फिर से कहना शुरू करता है, बस इतना कर दीजिए कि हमारा इनकार आगे भेज दीजिए, हम आदेश की अब पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। योगराज विक्की के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है
और नाटक करने की कोशिश करता है। मैं कुछ समझा नहीं, विक्की साहब मुस्कुराकर जवाब देते हैं। आपकी समझ में नहीं आएगा, अच्छी तरह जानता हूँ आप मुझे कितना बड़ा बेवकूफ़ समझते हैं, इसलिए कुछ पूछ नहीं रहा, सिर्फ कह रहा हूँ। बिना पैरों का तोता सबसे ऊपरी इमारत पर कैद है, हमें उसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इतना कहते हुए विक्की अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। इसके बाद अपने कोट पर ठीक करते हुए मुस्कुरा देता है। फिर अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते पोज बनाने के बाद कुछ कहे वहाँ से बाहर चला जाता है। योगराज सिर्फ उसे जाते हुए देखते रहता है। उसके जाने के बाद योगराज अपने दोनों हाथ अपनी दोनों जांघों पर रखता है और उसके बाद गहरी सांस लेकर ते हुए चेयर का सहारा लेते हुए खड़ा हो जाता है। जैसे ही विक्की कमरे के दरवाजे से आगे की तरफ बढ़ता है, वैसे ही दरवाजा पास खड़ा गजेंद्र पाल अंदर आ जाता है। फिर योगराज से कहता है, कमाल है भैया जी, इन्होंने तो आपको ही आनाकानी का मौका ही नहीं दिया। गजेंद्र पाल के ऐसे कहने से योगराज अपनी सोच से बाहर आता है और उसकी तरह देखकर अपने भैया तरीके से होठों को हिलाकर आधी सी मुस्कान देता है। एक पल के लिए वह नाट सन्नाटा छाया रहता है। उसके बाद योगराज कहता है, इनका यहाँ आना कोई सामान्य घटना नहीं थी, लेकिन फिर भी हम संदेश आगे भेजेंगे। उसने जो कहा है उन शब्दों को ज्यों का त्यों आगे भेजने का इंतजाम करो। उधर मारवा ऑफिस में आराम से बैठकर अपना लैपटॉप खोलकर कुछ काम कर रहा था। फिर वो जल्दी से अनिका का फोन आता है। रोहित मारवा अनिका का फोन देखकर जल्दी से रिसीव करता है और अनिका से बातें करने लग जाता है। अनिका ने उसे कहा था कि रोहित, तुम 3 घंटे के अंदर ही आ जाना, क्योंकि बच्चे हम सब रेडी हो चुके हैं, बाकी बस कुछ तैयारी करनी है, बस वो कर रहे हैं, तुम आराम से आ जाना और गाड़ी ज़्यादा स्पीड में मत चलाना। इतना कहकर अनिका ने फ़ोन कट कर दिया। रोहित ने फ़ोन को अपनी पॉकेट में डाल लिया और लैपटॉप की स्क्रीन को ऑफ कर दिया। मारवा हाउस। अनिका ने फ़ोन कट करने के बाद आराम से बेड पर बैठ जाती है और बच्चों को हर चीज़ को अच्छे से समझाने लग जाती है। बच्चों की जो पर्सनली चीज़ें थी, उनकी खाने से लेकर पीने तक की बोतल की हर सब चीज़ें बच्चों ने अपने अपने पर्सनल जो उनका बैग था उसमें एक कैरी कर ली थी। अनिका की आंखें बिल्कुल एकटक होकर बच्चों को ही देख रही थी। भले ही वो बच्चों को देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में काफ़ी उथल मची हुई थी। रोहित का अपना काम हो चुका था। रोहित अब बस अब चिराग का वेट कर रहा था, क्योंकि रोहित ने चिराग को कहीं भेजा था, बस उसका ही वेट हो रहा था। जल्दी से डोरबेल बजती है। रोहित को पता था हो ना हो चिराग ही होगा, तभी उसने आवाज़ लगाता है और कमीन की आवाज़ लगाने के बाद तुरंत ही चिराग अंदर आ जाता है और रोहित के पास आकर चेयर पर बैठ जाता है सामने वाली। तभी रोहित कहता है कि चिराग क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पता लगा? जब ही चिराग के हाथ कुछ नोट्स थे जिन पर कुछ हैंडराइटिंग फॉर्म में लिखा हुआ था, वो रोहित के हाथों में थमा देता है। रोहित उन्हें पढ़कर काफ़ी शॉक हो जाता है और उसके बाद उन पेपर्स को अपने ऑफिस की ड्रॉर में ही रख देता है और जल्दी से घर निकलने के लिए अपना लैपटॉप और अपना बैग हाथ में लेता है और तभी चिराग को सौंप देता है। चिराग रोहित का सामान लेता है और गाड़ी की तरफ कदम बढ़ा देता है। रोहित और चिराग कुछ टाइम बाद ही मारवा हाउस के बाहर थे और जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं। बच्चे काफ़ी देर से रोहित के आने का वेट कर रहे थे। तभी अनिका को रोहित को देखकर जल्दी से रिया आती है और बोलती है कि डैड, आप कितने लेट हो गए, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं और मम्मा ने बोला था कि आप 2 घंटे के बाद आ जाओगे, लेकिन आपको देखो पूरे 4 घंटे होने को आए हैं, लेकिन आप अब आए हैं, इसलिए आपने पूरा टाइम और पूरे दिन की प्लानिंग ख़राब कर दी। इसलिए नाराज़ होकर रिया आराम से बेड पर बैठ जाती है। नाराज़ हुई रिया को रोहित कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो रिया के पास चला जाता है, उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करता है और कुछ टाइम बाद ही रिया आखिर मान ही जाती है।
इसलिए रोहित कहता है कि मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद हम निकलेंगे। अब रिया काफ़ी खुश थी तो उछल कर ये हम घूमने के लिए जाएंगे इतना कहकर हंसने लग जाती है। फिर अनिका बच्चों को बोलती है कि अपने बैग उठाओ और जल्दी से नीचे की तरफ चलो, हमें अब चलना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तभी सभी बच्चे अपनी बैग्स लेकर वहाँ से निकल जाते हैं तो रोहित मारवा भी फ्रेश होकर आराम से बाहर आ जाता है। रोहित ने और अनिका ने पहले ही प्लान किया था कि वो कौन से कपड़े पहनेंगे, इसलिए दोनों ने ही डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कपड़े पहने थे। जल्दी से रोहित और अनीका एक दूसरे को देखते हैं। रोहित को अनीका काफ़ी अच्छी लग रही थी, यानी कि अट्रैक्टिव लग रही थी, इसलिए वो उसे कमर से पकड़ लेता है और उसकी तरफ अपना पूरी बॉडी को धकेल देता है। अनीका और रोहित की सांस बिल्कुल एक दूसरे में महसूस हो रही थी। तभी अनीका उसे जोर से धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन रोहित ने अपना पूरा जोर अनीका के ऊपर ही लगा दिया था। तभी रोहित अनीका से कहता है कि मुझे 21 चाहिए। तभी अनीका कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हमें कहाँ जाना है, तुम्हें पता भी है। तभी रोहित कहता है कि हाँ मुझे पता है, तभी तो मैं आया हूँ, नहीं तो आज काफ़ी काम था तो मैं रात के टाइम ही आता। अनीका कहती है कि चलो अभी चलते हैं, बच्चे काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, कहीं रिया दोबारा ना आ जाए। रिया का नाम आते ही रोहित का जो अभी प्यार वाला तूफान उसके मन में चल रहा था वो बिल्कुल शांत हो जाता है। रोहित अनिका से जल्दी से अपने कपड़े सेट करता है और कहता है कि हाँ चलो। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी हाईवे पर चलने लग जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड है। प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर कर जरूर जाना। हमारे चैनल पर 16 से लेकर 1824 तक के सभी एपिसोड अवेलेबल